हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे और जिसका टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे कि किस तरीके से आज हमारा जो संविधान हमारे पास है वो हम तक किस तरह से पहुंचा है ना। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये तो पता है कि अंग्रेज़ सबसे पहले 1600 में इंडिया के अंदर आए और उन लोगों ने धीरे धीरे करके इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, ठीक ना। यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आप ये मत समझिएगा कि शुरू से ही जब अंग्रेज़ 1600 या 1600 एडी में इंडिया आ गए थे तो उसी समय से इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया, ऐसा नहीं है, है ना। शुरुआत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही थी और वही यहाँ का रूल कर रही थी। तो शुरुआत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन जो कॉन्टिनेंट था ये 1773 से 1858 तक यहाँ पे कंपनी का रूल था, है ना। तो इसको हम लोग इस एरा को यानी 1773 से 1858 तक हम कंपनी रूल के तौर पर देखेंगे और उसके बाद 1858 से 1947 तक हम इसको कॉलोनियल पार्ट के रूप में देखेंगे या ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंदर देखेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब हुई और किस तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एक बहुत बड़े पायोनियर थे कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस के, उनका नाम था मिस्टर एम एन रॉय। उन्होंने 1934 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद से ये 1946 में हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लिया गया। ये सारी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो पहला बना हुआ कानून इंडिया में आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। ये हम लोग कंपनी रूल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, है ना। देखिए, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस कर रही थी और 1767 के बाद से यानी 1767, 68, 69 के आसपास इंडिया में 3-4 साल लगातार बहुत बड़े अकाल पड़ गए, ठीक है। यानी ड्रॉट हो गया, पूरा देश सूखा हो गया और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम हो पाई, खासकर बंगाल और बिहार जैसे क्षेत्रों में जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिलता था। तो इस कंडीशन पे क्या हुआ कि इस कंडीशन पे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ने लगी कंपनी को रन करने के लिए। तो कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को उस समय अप्रोच किया कि भाई हमें लोन चाहिए हमारी कंपनी को यहाँ रन करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन ने लोन तो दिया लेकिन ये विथ टर्म्स एंड कंडीशन दिया, फ्री में नहीं दिया। उस टर्म्स और कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो समझिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी 3 पॉइंट्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि है, दिस एक्ट इज़ ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो पहली बार आप ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो पहली बार कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी, वो भी किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, वो भी कहाँ, इंडिया में, ठीक है भाई। दूसरा है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कंपनी ही रन कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन भी वही देख रही थी, पॉलिटिकल अफेयर्स भी वही देख रही थी। तो यहाँ पर सेपरेट करना जरूरी था कि पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या है और उसे कौन देखेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो थी, इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और यहाँ से इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। वो कैसे हुई, थोड़ा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि लगातार 1773 से लेकर 1858 तक इंडिया में सेंट्रलाइज्ड पावर कंटिन्यू था और धीरे धीरे जाकर फिर वो 1858 के बाद से वो डिसेंट्रलाइज का प्रोसेस शुरू होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम बाद में देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं कि 1773 के एक्ट में जो जो चीज़ें थी वो क्या क्या थी, उसको समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। देखिए, 1773 से पहले इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और हर प्रेसिडेंसी को रन करने के लिए वहाँ पर एक पोस्ट होती थी, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी उसको हम गवर्नर कहते थे, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। और उनके ही कानून उन एरिया में, उनकी टेरिटरीज़ में लागू होते थे। बंगाल के गवर्नर का जो कानून था वो बंगाल के एरिया में लागू होता था। मद्रास का गवर्नर जो होता था वो साउथ का ज़्यादातर एरिया उसके कवरिंग के अंदर था, तो वहाँ पर वो लागू होता था। और मुंबई का जो गवर्नर था, बॉम्बे का जो गवर्नर था, उसका बनाया हुआ कानून उसके क्षेत्र में लागू होता था, ठीक ना।
इस बार क्या किया गया, इस बार जो बंगाल का गवर्नर था 1773 के एक्ट से ये कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ना कि गवर्नर। यानी वो इन दोनों गवर्नरों से, बोले तो मद्रास के गवर्नर से और बम्बई के गवर्नर से ऊपर की पोस्ट पर पहुंच गया, उसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक है भाई। और ये कौन बना पहली बार गवर्नर जनरल, तो ये पहली जो गवर्नर जनरल इंडिया के बने वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को ये पद मिला पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने का। ठीक है, और बाकी जो गवर्नर जनरल थे उनके अंतर्गत आ गए। ये दूसरा पॉइंट बताता है, उसके बारे में देखिए क्या बता रहा है दूसरा पॉइंट। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अनलाइक अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसीज वे इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर। तो दूसरे पॉइंट से क्लियर है कि इस एक्ट के पहले तीनों गवर्नर्स अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली शासन कर रहे थे और उनका बना हुआ कानून ही वहाँ पर लागू होता था। लेकिन इस कानून के द्वारा पहली बार ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो सुपीरियर हो गया और बाकी गवर्नर ऑफ मैड्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे उसके अंदर या उसके सबऑर्डिनेट बन गए। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द establishment of a Supreme Court at Calcutta in 1774 comprising one Chief Justice and 3 other judges। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था की स्थापना हुई और वो स्थापित हुआ कलकत्ता के अंतर्गत 1774 में। ये इसी एक्ट से हमें एक सुप्रीम कोर्ट मिला और इसमें एक चीफ जस्टिस और उनके साथ साथ 3 अदर जस्टिस होते थे, यानी 4 जजों की ये अदालत थी या कोर्ट था। ठीक है, इसमें जो पहले जज बने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, राइट। चलिए फिर आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स ऑफ ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए इसके पहले कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपना खुद का भी बिज़नेस कर सकते थे, उनको ये छूट थी कंपनी में नौकरी करते समय वो अपना खुद का भी बिज़नेस कर सकते हैं। दूसरे लोग उनको ब्राइब्स भी देते थे या गिफ्ट के तौर पर कुछ ना कुछ दे देते थे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन उस कंपनी के अंदर फैला हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती थी कि जो एम्प्लॉय ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में नौकरी करता था वो इतना ज़्यादा यहाँ से ऊपरी कमाई कर कर चले जाता था कि जो इंग्लैंड में रहने वाले दूसरे लोग थे उससे भी बड़े पोस्ट पर यदि वहाँ की किसी कंपनी में काम करते थे तो वो उससे गरीब रह जाते थे, जबकि यहाँ का एक एम्प्लॉय, छोटे पोस्ट का भी एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा पैसा बना कर यहाँ से इंग्लैंड लौटता था। उसका रीज़न था यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ब्राइब्स मिल जाती थी, बहुत सारे फेवर्स मिल जाते थे। जो लोकल राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते थे ताकि वो अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी कर सकते थे और ब्राइब भी ले सकते थे। ठीक है, उन सबको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पाँचवीं चीज़ समझते हैं। It strengthened the control of British government over the company by requiring the court of director, governing body of the company, to report of its revenue, civil and military affairs in India। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक नई बोर्ड बनाई गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। ठीक है, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इनको पावर दिया गया कि भाई ये रेवेन्यू के ऊपर, सिविल के ऊपर और जो मिलिट्री अफेयर्स होगी इन सारी रिपोर्ट्स को क्राउन के पास भेजेंगे। ठीक, तो ये ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी 1773 के एक्ट के बारे में। ठीक है, 1773 के एक्ट के बाद एक नया एक्ट आया है 1784 में, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट में है उसी का थोड़ा बहुत जो अमेंडमेंट था, समझ लो कि 1773 में जो भी कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई थी 1784 के एक्ट में। इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। थोड़ा इसको समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को और कमर्शियल फंक्शन जो था उसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। तो यहाँ पर जब इनके कामों को अलग अलग कर दिया गया तो उसके अलग अलग बोर्ड भी बना दिया गया। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उनको कमर्शियल अफेयर्स का पावर दे दिया गया और जो पॉलिटिकल अफेयर्स था उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। तो ये दोनों याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए कौन सा बोर्ड था, तो उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जबकि कमर्शियल अफेयर्स के लिए कौन सा बोर्ड था तो उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शंस यानी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे, उनके बिजनेस को देखेंगे, जबकि जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उसको देखने के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शंस थे उसको देखने के लिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक, इसको हम डबल गवर्नमेंट सिस्टम कह सकते हैं। तो यहाँ से डबल गवर्नमेंट सिस्टम भी शुरू हो गया। इट
थर्ड पॉइंट जो है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर सुपरवाइज करेगी और सारा का सारा जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स होगा वो सब कुछ जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल धीरे धीरे कंपनी पर या कंपनी के द्वारा इंडिया पर धीरे धीरे होता जा रहा है। आपको इस डेवलपमेंट के फॉर्म पे इसको देखना है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को आपने समझा है ना। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा तो जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतनी ही चीज़ें जाननी थी आपको। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके बाद अगला एक्ट जो होता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मैं आपको बता दूं कि पहला जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसके बाद 20 साल के हर 20 साल के बाद एक नया एक्ट चार्टर एक्ट आता था। तो अगला 1773 के बाद 20 साल के बाद 1793 में एक और एक्ट आया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसके 20 साल के बाद एक और एक्ट आया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन वो दोनों एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हिसाब से यानी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस उनका कम है, बल्कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उनका ज़्यादा है। इसलिए वो दो एक्ट्स यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कम और हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है, तो हम उसको हिस्ट्री के टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको वो टॉपिक हिस्ट्री के पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के एक्ट के तरफ, ठीक। तो थोड़ा देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या है। दिस एक्ट वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1838 का जो एक्ट है यहाँ से सेंट्रलाइज्ड पावर धीरे धीरे इंडिया में शुरू हो रहा है, ठीक है। कैसे शुरू हो रहा है थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसका फीचर्स क्या है, फिर हम इस एक्ट को देखेंगे। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैंने आपको बताया कि 1773 से पहले 3 प्रेसिडेंसीज में 3 अलग अलग गवर्नर होते थे, तीनों की पावर सेम थी, अपने अपने एरिया में उन लोगों का कानून लागू होता था। बट 1773 के एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, है ना, 1773 के एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो तीनों के तीनों गवर्नर थे इनका कानून अपने अपने एरिया में लागू होता था। लेकिन उस बंगाल के गवर्नर को उस समय 1773 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, है ना। और वो उनको बाकी जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और जो मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको उनका सबऑर्डिनेट कर दिया गया था, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से एक बार चेंजेस किए जा रहे हैं उनके पोस्ट में। थोड़ा देखिए क्या किया जा रहा है। पहला पॉइंट कहता है इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ना बोलकर इंडिया का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। अब वो इंडिया का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया, इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर हो गया। अब इसको आप समझ लीजिए, ठीक है भाई। अब उसका बनाया हुआ कानून पूरे इंडिया में, यानी जो भी ब्रिटिश एम्पायर है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के में जितने भी एरिया इंडिया की टेरिटरी आती थी वो सब पे सबसे बड़ा अधिकारी हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसका बनाया हुआ कानून पूरे इंडिया में लागू होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो अब इसको समझ लीजिए, ठीक। और ये कौन व्यक्ति थे जिनको ये पोस्ट मिला पहला, तो ये पोस्ट मिला लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से इंडिया में आ चुके थे एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फिर जब ये एक्ट लागू हुआ तो उनको 35 तक यहाँ रहना था, तो उनको ही ये पोस्ट मिला। तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें जाननी है। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास देयर लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स टू द entire British India, and law made under the previous acts were called the regulations, while law made this under this act were called as act। तो थोड़ा समझिएगा कि अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको ही इंडिया का पूरा लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके लेजिस्लेटिव पावर उनसे छीन लिए गए। तो अब लेजिस्लेटिव पावर सिर्फ एक ही आदमी के पास है जिसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट देखिए, इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी which became a purely administrative body. It provided that the company's territory in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and successors, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा देखिए। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी
पहचान थी, ठीक है ना, उसकी एक्टिविटीज़ थी, वो सारी समाप्त कर दी गई। उनकी सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म कर दी गई। और अब ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह ही काम करेंगी। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी किसके अंडर में काम करेगी? हिज मैजेस्टी के या हिज या हर मैजेस्टी के, और या उनके हैज़, उनके सक्सेसर्स, यानी जो ब्रिटिश क्राउन होते थे उनके लिए हिज मैजेस्टी वर्ड यूज़ किया जाता था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन की अंडर में उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के काम करेंगी, ठीक है भाई। और सारा सारा जो कमर्शियल बिजनेस है वो सब क्राउन संभालेंगे, ठीक। अब आगे देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब 1833 से इंडिया में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स शुरू हो गए सिविल सर्वेंट्स के लिए, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं यूपीएससी की, है ना। तो वो एग्ज़ाम्स 1833 से इंडिया में शुरू हुआ, ठीक है। दी स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम द होल्डिंग्स एट एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, हाउएवर दिस प्रोविजंस वर नेगेटेड आफ्टर अपोजिशंस ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसके तहत अब ये जो सिविल सर्वेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इंडियंस भी एग्ज़ाम दे सकेंगे और वो भी किसी भी पोस्ट पर बैठ सकेंगे। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया, ठीक है। वो इंडियंस को बड़े पोस्ट पर देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद थोड़ा समझिए 1833 का जो एक्ट था ये तो क्लियर हो गया कि बहुत सारा पावर जो था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बन गया और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो क्राउन का ही एजेंट था, क्राउन के अंडर में वो काम करता था और उसी के पास सारी पावर थी इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स वगैरह की। कंपनी की जो कमर्शियल पावर्स थी वो ख़त्म कर ली गई, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के तौर पर वो इंडिया में अब काम कर रहा था। इस सब के तहत ये देश अगले 20 साल तक आगे इसी कानून के द्वारा रन होता रहा, ठीक है। उसके बाद एक नया लॉ आता है जिसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। कितने साल के बाद आ रहा भाई? 20 साल के बाद, है ना। मैंने आपको बताया कि 1833 से भी पहले 1813 में 20 साल पहले एक एक्ट आया हुआ था और उससे भी पहले 1793 में भी एक एक्ट आया हुआ था। हर 20 साल में चार्टर एक्ट आ रहा है, ठीक है। पर बीच के जो दो एक्ट हैं वो हिस्ट्री का पार्ट है तो हम उस हिस्ट्री में कवर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853, ठीक है। तो आप देखिए कि 1793 से 1853 के बीच में जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इट वॉज ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आई थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है ये 1853 के चार्टर एक्ट का वो ये है कि इट सेपरेटेड for the first time the legislative and executive functions of the governor general in councils, governor general's councils। यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। एक काउंसिल बना दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर जनरल की और दूसरी बना दी गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ गवर्नर जनरल। तो दो अलग अलग काउंसिल्स बना दी गई, दोनों की शक्तियाँ अलग अलग कर दी गई, ठीक है। यानी कानून बनाने का अधिकार अलग कर दिया गया, बोले तो विधायिका का कार्य अलग कर दिया गया और कार्यपालिका का कार्य अलग कर दिया गया। हालांकि दोनों का हेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही है लेकिन उसको काम करने के लिए अब दो अलग अलग काउंसिल्स मिल गई। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशंस ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल्स। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 लोगों की एक टीम दे दी गई गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए। इन अदर वर्ड्स इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नॉन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कह सकते हैं। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल्स फंक्शंस एज अ मिनी पार्लियामेंट। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी 6 लोगों की, इसको हम मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। अडॉप्टिंग the same procedures as the British Parliament, thus legislation for the first time was treated as the special functions of government requiring special मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की भारत में शुरुआत हो रही है। एक मिनी पार्लियामेंट ही सही लेकिन ये एक पहला स्टेप आप इसे मान सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की इंडिया में शुरुआत कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शंस एंड रिक्रूटमेंट्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। The covenant civil servants was thus thrown open to the Indian also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Services, was appointed in 1853। तो एक मैकौले कमेटी बनी थी 1854 में और उसके
ही रिकमेंडेशंस के हिसाब से इंडिया में सिलेक्शंस और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया सिविल सर्वेंट्स के लिए, और अब इंडियंस भी बड़े से बड़े पोस्ट पर जा सकते थे एग्ज़ाम्स देकर, जो कि 1833 में शुरू किया गया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अंग्रेज़ों के विरोध के कारण उसे इंडियंस के ऊपर अप्लाई नहीं होने दिया गया, लेकिन इस एक्ट से वो शुरू हो गया। ठीक है, इट extended the company's rule and allowed it to retain the possessions of the Indian territories on the trust of the British Crown, but it did not specify any particular period. Unlike the previous charters, this was the clear indication that the company's rule could be terminated at any time इन दी पार्लियामेंट लाइक। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझ लीजिएगा कि अब ये इस एक्ट से ये तो समझ में आ गया कि कंपनी का रूल आप कभी भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ पर क्राउन का रूल कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, ऐसे संकेत इस एक्ट में शुरुआत में मिलने लगे थे। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मिनी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें 6 लोग होते थे। उस 6 लोगों में से 4 लोकल लोगों की नियुक्ति होने लगी, मतलब 4 इंडिया से नियुक्त होने लगे और 2 जो थे वो अंग्रेज ही थे या क्राउन ही उन्हें नियुक्त करते रहे होंगे। ठीक है, 4 मेंबर्स वे अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो 4 लोगों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट नियुक्त करने लगी, जैसे मद्रास की प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या बॉम्बे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या बंगाल की। 3 तो प्रेसिडेंसीज ही थी। चौथा आपको याद रखना चाहिए, चौथा आगरा जो एरिया था, प्रोविंस था, वहाँ से एक लोकल बंदा इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाने लगा। ठीक है भाई, तो ये था चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, अब चार्टर एक्ट 1853 समझने के बाद जो चार्टर एक्ट 1854 है, ठीक है, सॉरी चार्टर एक्ट 1858 है, उसको समझने से पहले बीच में 3-4 चीज़ें बड़ी बड़ी हुई, थोड़ा उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसके बैकग्राउंड को समझेंगे, तब जाकर ये चार्टर एक्ट 1858 समझ में आएगा। मैं अभी सिर्फ बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझिए कि 1858 से पहले क्या क्या चीज़ें हुई। 1848 में इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ने एक नया लॉ अप्लाई किया, जिसे हम कहते हैं हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को, जो कि यहाँ के राजा जो थे वो नेटिव किंग्स थे, वही उसे रूल आउट करते थे, उनको हड़पना शुरू कर दिया, उनको एक्वायर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हुई और रिएक्शंस के कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट को हम लोग इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी मानते हैं, कुछ लोग उसे म्यूटिनी सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, उसको हम लोग हिस्ट्री में कवर करेंगे। 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, वो रिवोल्ट इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा रिवोल्ट था। ठीक है ना, जो अंग्रेज़ों की सत्ता की जड़ हिला दिए थे। तो उस इतनी बड़ी रिवोल्ट को दबाने में जो ब्रिटिश मशीनरीज थी उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एरिया में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जैसे हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो उसके बाद से ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन को ये समझ में आ गया कि भाई इतनी आसानी से हम इतने बड़े देश पर अब शासन कर नहीं पाएंगे, हमें अब कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा और इंडियंस को फेवर में लेके ही अब हम यहाँ पर इंडिया में रूल आउट कर सकते हैं। इंडियंस को हम दबाकर उन्हें डिप्राइव करके, है ना, अपनी पावर से सिर्फ इस तरीके से हम इनके ऊपर रूल आउट नहीं कर पाएंगे, इंडियंस को फेवर में लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के आधार पर सोचिए अभी एक इससे पहले जो चार्टर एक्ट आया था वो तो 1853 में आ गया था ना, और हर बार चार्टर एक्ट 20 साल के बाद आता था। तो 53 के बाद जस्ट 58 में, यानी सिर्फ 8 साल के अंदर ही नया एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? नया एक्ट लाने की ज़रूरत यही थी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से इंग्लिश जड़ें या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जड़ें थी वो इंडिया में पूरी तरह से हिल गई थी। तो अब इंडियंस को फेवर में लेने के लिए, इंडियंस के फेवर में कुछ कानून बनाने के लिए उन लोगों ने नया एक्ट लाया, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। ठीक है, और इस एक्ट का नाम भी देखिए उन अंग्रेजों ने क्या दिया, अंग्रेजों ने इस एक्ट का नाम दिया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस एक्ट से क्या हुआ, थोड़ा देखिए इस एक्ट से क्या हुआ। इस एक्ट से हुआ एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, द एक्ट नॉन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। अब पूरी तरह से इंडिया का जो बिजनेस था, इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा काम काज यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया।
सारे पावर उसके ख़त्म कर दिए गए और सारा का सारा जो गवर्नमेंट का पावर था या टेरिटरीज का पावर था या रेवेन्यू पावर थी वो सब ब्रिटिश क्राउन को सप्लाई कर दिया गया या ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि 1858 से अब इंडिया जो था वो ब्रिटेन की ट्रू कॉलोनी बन गया। कॉलोनी बन गया मतलब अब हम ब्रिटिश क्राउन के गुलाम हो गए। इसके पहले हमारे यहाँ जो शासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था। अब 1858 से हमारे यहाँ शासन ब्रिटिश क्राउन का चलेगा और इंडिया नाउ बिकेम दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है भाई, तो थोड़ा देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है 1858 के एक्ट में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty. It changed the designations of the governor general of India to that of viceroy of India। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस एक्ट के बाद से अब इंडिया जो गवर्न होगा या इंडिया को जो उनको गवर्नमेंट जो मिलेगी वो हर मैजेस्ट्री के नाम से, यानी जो ब्रिटिश क्राउन की महारानी थे उनके नाम से चलाया जाएगा। ठीक है भाई, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी भारत में, अब वो जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसे भी चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ से फिर से एक नया पोस्ट आ रहा है वायसरॉय ऑफ इंडिया। और कौन बन गया वायसरॉय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, जो अभी तक इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो अब वायसरॉय ऑफ इंडिया बन गए। ठीक है, इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो स्पिट्स इंडिया एक्ट में शुरू हुआ था 1784 वाले में, जैसा हम कहते थे कि इंडिया में डबल गवर्नमेंट शुरू हो गई। ठीक है, अब उसे भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया क्योंकि कंपनी का पूरा रोल ख़त्म, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये भी दोनों खत्म हो गई, तो डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है भाई, इसका थर्ड पॉइंट है इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस नई चीज़ को आप थोड़ा पिक करने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक ये नहीं था इंडिया में, अब एक नया पोस्ट बना दिया गया, नया ऑफिस बना दिया गया। वो नया पोस्ट क्या था? वो नया पोस्ट था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये गवर्नर वायसराय से भी ऊपर की पोस्ट थी, लेकिन ये ठीक है, थोड़ा देखिए इसके बारे में हम समझते हैं। वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया पोस्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और यही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया। तो हम कह सकते हैं वायसराय से भी बड़ा अधिकारी जो था वो हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी रिपोर्ट जानकारी ये वही सप्लाई करता था। ठीक है, या करेगा। अब इस एक्ट के बाद से ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल्स ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट हो गई है ना। सारे के सारे जो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स है वही देखेंगे, तो इनके पास भी एक काउंसिल होनी चाहिए ये काम करने के लिए। तो इनके पास एक 15 मेंबर काउंसिल बना दी गई। ठीक है, और द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी। लेकिन ये जो काउंसिल थी उसे सिर्फ अधिकार था एडवाइस देने का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसकी बात माने या ना माने वो बाउंडेड बिल्कुल नहीं था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और उसका चेयरमैन भी वही था। ठीक है, तो थोड़ा आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल्स एज अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ स्यूनिंग एंड बीइंग श्योर्ड इन द इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड चीज़ है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। द एक्ट ऑफ 1858 वॉज हाउएवर लार्जली confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter it any substantial way of the systems of government prevailed in India। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नया एक्ट है उसे हम देखेंगे। उस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इन 3 एक्ट्स को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अब तक के लिए थैंक यू, और मेरे सारे वीडियोस आप देखते चलिए और इस तरीके से मैं आपको सारे के सारे एक्ट्स पढ़ाते जाऊँगा। ठीक भाई, थैंक यू।